मेरा नाम दिव्यांश है। माँ बाप की इकलौती औलाद था और मेरे माँ बाप मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरे माँ बाप को मेरी शादी का बड़ा ही अरमान था। अभी सिर्फ 24 साल का हो पाया था कि वो मेरी शादी कर देना चाहते थे। मेरी जॉब लगे सिर्फ 6 महीने हुए थे कि उन्होंने मेरे लिए रिश्ता देखना भी शुरू कर दिया था। खैर, मैं भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि अगर उन्हें मेरी शादी करके खुशी मिलती है तो वो खुशी से मेरी शादी कर दे, और मैंने उन्हें अपना फैसला भी सौंप रखा था कि आपको जो ठीक लगे वो करें। मेरे माँ बाप जोर शोर से मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी से वापस आ रहे थे कि रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी। पापा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन अगले दिन तक वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मेरे ऊपर तो कयामत थी जो बीत गई थी। मुझे अपना कुछ होश नहीं था। हंसता खेलता परिवार मेरा बिखर गया था, लेकिन पापा ने मरने से पहले मुझे एक बात कही थी कि हम जिस शादी से वापस आ रहे थे और शादी में उन्हें पता चला कि उनके बचपन का सबसे प्यारा दोस्त और उसकी पत्नी एक हादसे में मर गए थे। उनकी एक बेटी थी जो अपने चाचा और चाची के साथ रहती है। पापा के दोस्त की बेटी भी शादी में आई थी और पापा को वो लड़की मेरे लिए पसंद आ गई थी। पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस बच्ची को सहारा देना, उससे शादी कर लेना। कोमल के पापा की और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं नहीं चाहता मेरे सबसे प्यारे दोस्त की बेटी यूं अनाथ रहे। तुम उससे शादी कर लेना और उसे जिंदगी में सारी खुशियां देना। मैंने अपने पापा से वादा किया था कि मैं आपकी दोस्त की बेटी कोमल से जरूर शादी करूंगा। खैर, मम्मी पापा को गए 2 महीने हो गए थे। पापा ने मुझे एड्रेस दे दिया था और मैं अपना रिश्ता लेकर पापा के दोस्त के घर पहुंच गया था और मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी। मम्मी पापा का सुनकर वह बहुत उदास हुए थे। कहने लगे, हाँ, राजेश भाई ने हमसे बात की थी शादी के लिए। कोमल अपने चाचा के साथ रहती थी। मेरी शादी कोमल से हो गई। काफी सुलझी हुई लड़की थी और मुझे ऐसे ही लड़कियां पसंद है। कोमल को मैं दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। कोमल के यार भरे व्यवहार ने मेरा दिल जीत लिया था। मम्मी पापा के फैसले पर मैं बहुत खुश था। हालांकि कोमल से मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसकी मोहब्बत में डूबता चला गया था। हम बहुत ही खुश थे अपनी जिंदगी से, लेकिन असल प्रॉब्लम उस समय हुई जब 3 महीने बाद ही कोमल उम्मीद से हुई। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट की सलाह दी थी क्योंकि वह बहुत कमजोर थी। मेरे घर पर कोई ऐसा नहीं था जो उसकी देखभाल करता और घर भी संभाल सकता। मजबूरन मुझे यह बात कोमल की चाची के सामने रखनी पड़ी कि मेरे घर पर कोई ऐसा नहीं है जो कोमल की और घर की देखभाल कर सके। मेरी बात सुनकर कोमल की चाची भी सोच में पड़ गई थी। कोमल की एक ही चचेरी बहन थी जिसकी उम्र इस समय 18 साल थी। कोमल की चाची ने कहा, तुम ऐसा करो कि रागिनी को अपने साथ ले जाओ। मैंने रागिनी की तरफ देखा। वैसे तो बहुत ही खूबसूरत प्यारी लड़की थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो कुछ ज्यादा ही मासूम सी लगती थी। मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी। मैंने भी उसे मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे दिया था, तो एकदम से शर्मा गई और ड्राइंग रूम से बाहर भाग गई। मुझे उसकी ये हरकत बड़ी अजीब लगी थी, लेकिन खैर मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था। वो ड्राइंग रूम के बाहरी दरवाजे पर खड़ी मेरी और अपनी माँ की बातें सुन रही थी और मुझे देखकर लगातार मुस्कुराए जा रही थी, या फिर शर्मा रही थी, मैं कह नहीं सकता। अगर शर्मा रही थी तो इतना क्यों शर्मा रही थी। खैर, कोमल की चाची ने उसको बोला कि रागिनी अपने कपड़े बैग में डाल लो और कोमल के घर चली जाओ। कोमल को इस समय तुम्हारी जरूरत है। वह हाँ में सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद ही अपने हाथ में एक बैग लेकर बाहर आई थी। मैं बाइक से अपनी ससुराल आया था। मैंने रागिनी को बाइक पर बैठने के लिए कहा। उसका बैग मैंने आगे रख लिया था। वो बाइक पर बैठ गई तो मैंने बाइक स्टार्ट कर दी। बाइक के पीछे स्टैंड भी लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कंधों से पकड़ लिया। खैर, मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बाइक चलानी शुरू की, लेकिन अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उसने अपने हाथ कंधों से हटाकर मेरी कमर पर रख लिए और धीरे धीरे मेरे करीब होने लगी, यहाँ तक कि उसने मुझे कमर से कसकर पकड़ लिया था। बाइक चलाते हुए मुझे बड़ी जोर का झटका लगा था। वो तो भगवान की कृपा हुई कि मैं मेन रोड पर नहीं था, वरना तो शायद ऐसी अचानक होने वाली हरकत से कहीं एक्सीडेंट ही ना हो जाता। मैं मोटरसाइकिल साइड में रोकी और कहा, रागिनी, यह तुम क्या कर रही हो?
पीछे हटकर बैठो। मेरी बात सुनकर वह एकदम से घबरा गई। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए, कहने लगी, मुझे तेज स्पीड में चलती हुई बाइक पर बहुत डर लगता है और आप इतनी तेज बाइक चला रहे थे, इसलिए मैंने आपको कसकर पकड़ लिया था। मैंने कहा, ठीक है, मैं बाइक धीरे चलाऊंगा और अगर तुम्हें फिर भी डर लगे तो मेरे कंधों को पकड़ लेना। मुझे इस तरह कसकर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है माँ, और ना ही आज तक मुझे किसी ने यूं इतने करीब से पकड़ा है। मेरी बात सुनकर वह पीछे होकर बैठ गई थी। मैं उसे घर ले आया। कोमल उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। अब सारे काम कोमल ने रागिनी के सर डाल दिए थे। नाश्ता तक वह कोमल को कमरे में लाकर देती थी। मेरे ऑफिस के कपड़े हो, जूते हो या कोई भी काम हो, सारे काम रागिनी ही करने लगी थी। एक बार मैं अपने कमरे में अटैच बाथरूम में नहा रहा था। कोमल कमरे में ही थी, लेकिन मैंने कोमल को आवाज लगाई तो मुझे आवाज नहीं आई थी। मैंने जरा सा गेट खोलकर देखा तो कोमल कमरे में कहीं नहीं थी। हमारे कमरे से लगी एक बालकनी थी। अगर उसका दिल घबराता था तो वह बालकनी में चली जाया करती थी। शायद इस समय भी वह बालकनी में चली गई थी। मैंने दोबारा आवाज लगाई कि कोमल, तुम कहाँ हो, मुझे तौलिया दे दो, मैं भूल गया हूँ। कुछ ही देर बाद एक हाथ आगे आया था। मैंने उसके हाथ से तौलिया लिया। मैंने कहा, कोमल कहाँ चली गई थी? मैं कितनी देर से तुमसे तौलिया मांग रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो सिर्फ तौलिया ही पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आया, अपने सामने रागिनी को देखकर मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गया था। वह शायद मेरे प्रेस किए हुए कपड़े रखने आई थी, लेकिन वापस जाने की बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर कोमल की लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे देखकर वो भी घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज है या नहीं? वो एकदम से घबरा गई और कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। मैंने गुस्से से कहा, निकलो मेरे कमरे से बाहर, अजीब बेवकूफ लड़की हो। मेरे डांट पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते रोते वो कमरे से बाहर चली गई। मैं गुस्से की हालत में जल्दी जल्दी तैयार हुआ। कमरे से बाहर आया तो वो कोमल के साथ बैठी रो रही थी। कहने लगी, दीदी मुझे घर वापस भिजवा दे, मुझे यहाँ नहीं रहना। देखिए ना, दिव्यांश जीजू मुझे हर वक्त डांटे रहते हैं। मैं तो बस आपका मेकअप का सामान देख रही थी, लेकिन इतनी सी बात पर ही दिव्यांश जीजू ने मुझे डांट दिया। कोमल मुझे घूरने लगी, कहने लगी, दिव्यांश आप भी कमाल करते हैं, बच्ची ही तो है मेरी बहन, आपने कितनी बुरी तरह से उसे डांट दिया। सारे घर के काम उस नन्ही सी जान पर आ पड़े हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तो मैंने कभी इसको किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। ये तो मेरी मजबूरी की वजह से और मेरी मोहब्बत में यहाँ आ गई है और घर का सारा काम भी करती है। तुम इसके साथ प्यार से पेश आया करो। मैंने कोमल को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी बेवकूफी पर हैरत से उसे देखने लगा। उसे समझना चाहिए था कि किस मौके पर उसकी बहन को कहाँ होना चाहिए। मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया था। मैं यह भी समझ गया था कि जब मैं वॉशरूम में था और मैंने टॉवल मांगा था तो मुझे रागिनी ने ही दिया था, कोमल ने नहीं दिया था। अजीब लड़की थी वो, चाहती तो कोमल को आवाज लगाकर बुला देती और कोमल मुझे टॉवल दे देती, लेकिन उसने खुद ही मुझे टॉवल दे दिया। अगर भगवान ना करे मेरे दिमाग में कोई शरारत आ जाती है और मैं कोमल समझकर उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता तो क्या होता है। मुझे अब रागिनी से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि उसकी हरकतें बड़ी ही अजीब थी। एक बार मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जल्द ही घर आ गया। घर बिल्कुल सुनसान सा पड़ा था। मेन गेट की चाबी मेरे पास थी, इसलिए मैं गेट खोलकर अंदर आ गया था। मुझे लगा कि दोनों बहनें अपने अपने कमरों में आराम कर रही हैं, क्योंकि रागिनी के कमरे का दरवाजा भी बंद था। मैं सीधा अपने कमरे में आया तो कोमल मुंह तक चादर ओढ़कर सो रही थी। जब से कोमल उम्मीद से हुई थी, मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। कहती थी डॉक्टर ने सावधानी बताई है। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल शरारत करने को चाह रहा था। मैंने कमरा बंद किया, ऑफिस का बैग एक तरफ रखा और बेड पर कोमल के साथ लेट गया। कम से कम 1.5 महीने से मैं उसके करीब नहीं गया था, इसलिए सोचा आज उसे सोए हुए अपनी बाहों में भरकर उसे खूब सारा प्यार करूंगा। इतने दिनों की दूरी ने मेरे जज्बात कुछ ज्यादा ही भड़का दिए थे। मैं लैंप भी बंद कर दिया और उसकी चादर हटाकर उसके बिल्कुल करीब होकर लेट गया। जैसे ही मैंने उसे अपनी बाहों में समेटा तो शायद वह जाग गई थी। कहने लगी, ये आप
इससे आगे वो कुछ कहती मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे कोई भी बात कहने से रोक दिया। मैंने कहा बस चुप हो जाओ, बहुत तड़प लिया तुमने मुझे, 1 महीने से ज्यादा हो गया है और तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देती हो। इससे पहले कि मैं उसके और करीब होता या कोई और शरारत कर जाता, मेन गेट की बेल बजी थी। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं उससे पीछे हट गया और टेबल लैंप ऑन कर दिया, लेकिन मेरे होश उड़े थे क्योंकि कोमल की जगह रागनी लेटी हुई थी, जो इस समय बहुत ज्यादा बदहवास थी। उसके लंबे घने बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा शर्म की वजह से गुलाबी हो रहा था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें शर्म की वजह से झुकी हुई थी। जल्दी से उसने अपना दुपट्टा उठाया और खुद पर डाल दिया और कमरे से बाहर भाग गई। मेरा तो गुस्से और शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था कि चुल्लू भर पानी मिल जाता तो मैं उसमें डूब मरता। कुछ देर बाद कोमल फूली हुए सांस से कमरे में आई थी। उसने हाथ में एक थैली पकड़ी हुई थी, जैसे कहीं बाहर से आ रही हो। आकर बेड पर बैठ गई, कहने लगी आप ऑफिस से आ गए? मैंने कहा हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुम कहाँ गई थी? कहने लगी पता नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं ऑटो लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी। पहली पहली बार है इसलिए मुझे डर लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कुछ दवाइयाँ दे दी हैं, खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वो मुझे दिन ब दिन कमजोर लगती जा रही थी। मैंने कहा अपना ध्यान रखो, कितना कमजोर होती जा रही हो। मेरी बात पर कोमल मुझे प्यार से निहारने लगी और मेरी गोद में सर टिका दिया। धीरे धीरे मैं उसको सर को सहलाता रहा। शायद उसे अच्छा लगने लगा था और उसे नींद भी आने लगी थी। थोड़ी देर में वह नींद की गहरी वादियों में चली गई थी। मैंने उसे अपनी गोद से बेड पर लेटा दिया। अब मुझे रागिनी की भी चिंता सता रही थी कि कहीं वो अपनी बहन को कुछ बता ना दे। मैं कमरे से बाहर आ गया। रागिनी किचन में सब्जी बना रही थी। मैं उसके पास गया। मैंने कहा रागिनी देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें कसूर सिर्फ मेरे अकेले का नहीं था, तुम्हारा भी कसूर था। तुम्हें अगर आराम ही करना था तो अपने कमरे में जाकर कर सकती थी, मेरे कमरे में लेटने की क्या जरूरत थी। मैं नहीं चाहता कि कोमल तक ये बात पहुँचे, इसलिए तुम यह बात कोमल को मत बताना। जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक हादसा था। मेरी बात सुनकर रागिनी कहने लगी है कि दीदी ने ही मुझसे कहा था कि मेरे कमरे में लेट जाऊं, क्योंकि मेरे कमरे का ऐसे काम नहीं कर रहा था। उसकी मजबूरी को मैंने समझते हुए कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अब यह बात अपनी दीदी को मत बताना, वरना बेकार में रिश्तों में खराबी आ जाएगी। मेरी बात वो फौरन ही मान गई थी। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि इस लड़की को जल्दी समझ आ गई। खैर समय तेजी से गुजरने लगा था, लेकिन धीरे धीरे कोमल कमजोर होती जा रही थी। मैं उसका बहुत ध्यान भी रखता था। हाँ, रागिनी से मेरी काफी हद तक का बातचीत होने लगी थी। वो अपने कॉलेज की बातें भी मुझसे कर लिया करती थी, लेकिन उधर कोमल की हालत मुझे ठीक नहीं लगती थी। जैसे जैसे समय गुजरने लगा था उसका सांस बहुत ज्यादा फूलने लगा था। उसमें शायद खून की कमी थी। आए दिन मैं कभी उसे आयरन की ड्रिप लगवाता, कभी ताकत के इंजेक्शन लगवाता था। उसकी रंगत पीली सी होने लगी थी और बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। 9 महीने होते होते उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे उसके लिए व्हीलचेयर लाना पड़ी थी, क्योंकि वह चल फिर भी नहीं पाती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था, इसलिए मैं और रागिनी ही उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन उसके ऑपरेशन में बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो गई थी। 2 घंटे बाद ही लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई थी। उसने अपने हाथ में एक बच्चे को पकड़ा हुआ था। अपने बच्चे को देखकर मैं खुश हो गया। कोमल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। मैंने उसको गोद में भरकर प्यार कर लिया, लेकिन डॉक्टर के चेहरे को देखकर मेरा दिल धड़क उठा था। डॉक्टर कहने लगी मिस्टर दिव्यांश, आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब है। ये सुनकर मैं एकदम से परेशान हो गया। मैंने कहा उसे क्या हुआ है? वो कहने लगी कि वह सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। उनके पास बस कुछ ही देर बची है, प्लीज जाकर उनसे मिल लें। ये सुनना था कि मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। मैंने कहा डॉक्टर आप ये क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हो सकता मेरी कोमल को। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अपना बेटा रागिनी के हाथ में दिया और मैं जल्दी से कोमल के कमरे की तरफ भागा था। कोमल खींच खींच कर सांस ले रही थी। मैं उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसके तकिए को भिगो रहे थे। मुझे देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी। उसके दोनों हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। लेकिन वो बहुत उखड़े उखड़े सांस ले रही थी।
टूटे फूटे शब्दों में बोलने लगी। कहने लगी, आप कुछ भी कर ले, मुझे पता चल चुका है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। फिर कहने लगी, दिव्यांश, मेरे बच्चे पर सौतेली माँ लेकर मत आना, ऐसा करो रागिनी से शादी कर लो। यह सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। अचानक आने वाली इस आफत के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने उसके हाथ को पकड़कर चूमना शुरू कर दिया, उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा, उसकी आंखों में आए आंसू साफ किए। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों करती हो कोमल, कुछ नहीं होगा तुम्हें। भगवान के लिए कोमल ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल बैठ जा रहा है। लेकिन कोमल की सांस और बुरी तरह उखड़ने लगी थी। मैंने जल्दी से डॉक्टर बुलाया। चीख चीख कर मैंने पूरा स्टाफ जमा कर लिया था, लेकिन कोमल मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, बस मुझे ही देखे जा रही थी, जैसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर रही थी। मुझे आंखों में समा लेना चाहती थी। मेरे आंसू बहने लगे थे, लेकिन वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं उन मर्दों में से था जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए ही अपनी सारी मोहब्बत और वफा रखते हैं। कोमल से भी मैं सच्ची मोहब्बत करता था। मेरा दिल उसके दिल के साथ जुड़ चुका था। आज तक मुझे कभी कोमल की तरफ से कोई दुख या परेशानी नहीं हुई थी। उसने हमेशा मेरा ध्यान रखा था। वो मेरे दिल में अपनी बहुत ऊंची जगह बना चुकी थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, और मुझे भी तो कोमल से उतनी ही मोहब्बत थी। मैंने भी कभी कमल के अलावा किसी दूसरी लड़की की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन वह मुझसे विनती करके जा चुकी थी। उसके मुर्दा शरीर को देखकर और उसकी खुली आंखों को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से भी जान खिंच गई हो। मैं उसे उठाने लगा, चीखने लगा। मैंने कहा, कोमल, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो हमने पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, अपने बच्चे की परवरिश करनी है। लेकिन वो नहीं उठी, वो वह जा चुकी थी। डॉक्टर मुझे समझाने लगे कि जो होना था वह हो चुका है, आप हौसला रखें। अभी तक रागिनी इस बात से अनजान थी कि कोमल हमें छोड़कर जा चुकी है। जब मैं कमरे से बाहर आया तो कहने लगी, जीजू दीदी को क्या हुआ, यह सारे डॉक्टर कमरे के अंदर क्यों भाग रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बच्चे को उसके हाथ से लिया। मैंने कहा, वो हमें छोड़कर जा चुकी है, अब कभी लौटकर नहीं आएगी। यह सुनना था कि वो भी चीख मार कर रो पड़ी थी। कहाँ लगी, आप झूठ बोल रहे हैं, दीदी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कोमल की चाची को फोन किया, वह भी आ गई थी। एक कयामत थी जो हम पर टूट पड़ी थी। मेरा बच्चा रागिनी के पास था, वह भी रोए जा रहा था। रागिनी की चाची कहने लगी, अब हम ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकते और बच्चा अभी छोटा है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। ऐसा करते हैं, हम बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उसकी यहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा और उन्हें बच्चे को ले जाने की अनुमति दे दी। सब लोग जा चुके थे, मैं घर में अकेला रह गया था। अब मैं था या फिर कोमल की यादें थी। मुझे लगता कि जैसे वो अभी मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकलेगी और कहेगी, दिव्यांश, आप क्यों उदास बैठे हैं, मैं तो यही हूँ आपके पास। 1 महीना गुजर चुका था, मैंने अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। रोजाना कुछ देर के लिए ही सही मैं अपनी ससुराल जाता था, अपने बच्चे के साथ कुछ समय गुजारता था और फिर वापस आ जाता। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए थे। मेरे कलीग मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे रहे थे, लेकिन मैं दिमागी तौर पर इस बात के लिए तैयार न था। लेकिन होश तो मेरे उस समय उड़े जब मेरी सास ने मुझे कहा कि रागिनी का रिश्ता आया है, इसलिए तुम अपने बारे में सीरियसली कुछ सोचो, क्योंकि रागिनी का आने वाला रिश्ता बहुत ही अच्छे घर से आया है। रागिनी की माँ का इरादा था कि उसकी शादी कर दे। मुझे कहने लगी, देखो दिव्यांश, रोज रोज अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं और वह लोग बहुत जिद कर रहे हैं, वरना मैं शायद 1-2 साल का समय और ले लेती। तब तक आरब भी कुछ बड़ा हो जाता और तुम भी अपने बारे में कुछ अच्छा फैसला कर लेते। लेकिन उन लोगों को शादी की बहुत जल्दी है, इसलिए कुछ महीनों में ही तुम अपनी दूसरी शादी का सोचो। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं आरब को संभाल सकूं, वरना कभी भी कोमल की औलाद को सौतेली माँ के हवाले ना करती। भगवान साक्षी है कि मैंने कोमल और रागिनी में कभी अंतर नहीं किया, दोनों को हमेशा अपनी सगी बेटियों की तरह पाला था। मैं गुमसुम बैठा हुआ था, किसी औरत को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मेरा बच्चा, उसका क्या होता, वह कोमल की आखिरी निशानी था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गैर औरत आए और उसके साथ सौतेला व्यवहार करे। और फिर एकदम ही मैंने फैसला कर लिया और मैंने रागिनी की माँ से कहा कि आप रागिनी के रिश्ते से इनकार कर दें। ये सुनकर मेरी सास ने मुझे हैरत से देखा था। कहने लगी, ठीक है, तुम इस वक्त परेशान हो और आरब भी अभी
छोटा है, लेकिन रागिनी के लिए इतनी खुदगर्जी मत दिखाओ। तुम सिर्फ आरब के खातिर यह चाहते हो कि मैं रागिनी शादी ना करूं। अभी उसके अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कल को यह रिश्ते आने बंद हो जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन मेरी सास आगे कुछ और कहती। मैंने कहा, आप मेरी शादी रागिनी से कर दें। आप तो जानती हैं मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं आरब के लिए सौतेली माँ नहीं ला सकता। रागिनी उसकी मासी है और अब तक माँ बनकर ही उसे संभाल रही है। जैसी परवरिश वह कर सकती है, कोई भी दूसरी औरत नहीं करेगी मेरे घर में। रागिनी को कोई दुख नहीं होगा। मेरी बात सुनकर रागिनी की माँ खामोश हो गई थी। कहने लगी, मैं रागिनी के पापा से बात करके तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि आने वाला रिश्ता उन्हीं के दोस्त के बेटे का है और हम तो दबे शब्दों में हाँ भी कर चुके हैं। मैंने कहा, आप इनकार कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ रागिनी से ही शादी कर सकता हूँ, क्योंकि यह कोमल की भी आखिरी इच्छा थी। मरने से पहले उसने मेरा हाथ थामकर मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके बच्चे पर सौतेली माँ नहीं लाऊंगा और रागिनी से शादी कर लूंगा। इसलिए मैं रागिनी के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता। यह बात सुनकर रागिनी की माँ बिल्कुल चुप हो गई थी। अगले 2 दिन बाद जब मैं गया तो रागिनी की माँ और पापा दोनों ही मेरे सामने बैठे थे। कहने लगे कि अगर कोमल की यही इच्छा थी तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा कि मैं यह शादी सादगी से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर रागिनी की माँ के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगी, तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन रागिनी की तो पहली है। जिस तरह मैंने कोमल की शादी धूमधाम से की थी, मेरा सपना है कि मैं रागिनी की शादी भी वैसे ही धूमधाम से करती। आखिर को रागिनी मेरी इकलौती औलाद है। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया था। उन्हें सिर्फ रागिनी और उसकी खुशियां नजर आ रही थी। उन्हें यह नजर नहीं आ रहा था कि उनकी एक बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। शायद उनके दिल में कोमल के लिए कोई सगे जज्बात थे ही नहीं, तभी वह ऐसा कह रही थी। फिर हमारी शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से नहीं हुई थी तो सादगी से भी नहीं हुई थी। दुल्हन के जोड़े में रागिनी बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरे लिए वह कोई भी अहमियत नहीं रखती थी। मैंने तो उसे नजर भरकर भी नहीं देखा था। विदा होकर वह मेरे घर आ गई थी। आरब उस वक्त रोए जा रहा था। रागिनी कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और मैं बाहर आरब को बहला रहा था। बड़ी मुश्किल से आरब सोया था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगा तो मुझे रागिनी की आवाज सुनाई दी। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी और जो बात वह कर रही थी, मेरा दिल सीने में रुक सा गया था। वह कह रही थी कि मुझे शुरू से ही दिव्यांश पसंद था। शायद वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। कहने लगी, मुझे दिव्यांश की पर्सनैलिटी शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी शादी जिससे भी हो वो दिव्यांश जैसा ही हो, ऐसे ही शक्ल सूरत का हो, ऐसे ही मिजाज का हो। और देखो, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मुझे भगवान ने दिव्यांश ही दे दिया। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। उसने अपनी दुआओं में यह क्या मांग लिया था कि उसकी दुआओं ने मेरी दुनिया ही मुझसे छीन ली थी। वह मुझे पहले से पसंद करती थी और यह बात सोचकर ही मुझे आग सी लग गई थी। कैसी खुदगर्जी लड़की थी, सिर्फ अपने बारे में सोचा था उसने। अपनी दुआओं में मेरी कोमल को मुझसे छीन लिया था। मैं बड़े गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी। उसने फोन बंद कर दिया और मेरे पास आई। मेरी गोद से आरब को पकड़कर बेड पर लिटा दिया। दुल्हन के जोड़े में रागिनी बेहद खुश लग रही थी। जाहिर है उसे उसकी मोहब्बत जो मिल गई थी, लेकिन मेरी दुनिया उजाड़ कर मिली थी। इसलिए मैं सोच चुका था कि उसे छोड़ूंगा नहीं। आरब सो चुका था। वह बेड पर बैठ गई, शायद इंतजार में थी कि मैं उसके पास बैठूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, उसे मुंह दिखाई का तोहफा दूंगा और उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आऊंगा। लेकिन मैंने बड़े ही सख्त शब्दों में कहा, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? खड़ी हो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनकर वह फौरन खड़ी हो गई। मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, जहर लग रही हो तुम मुझे इस तरह सजी सवरी? जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो। मेरी इस तरह की बात सुनकर वह हक्का बक्का सी मुझे देखने लगी। मैंने कहा, हिंदी समझ नहीं आती तुम्हें, कह रहा हूँ जाओ यहाँ से अपने कपड़े बदलो। तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चे की माँ की हैसियत से आई हो। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है मजबूरन शादी की है मैंने तुमसे। मोहब्बत तो मुझे सिर्फ कोमल से थी और उसी से रहेगी, इसलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत लगाना। हाँ, इसके अलावा तुम्हें मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। खाओ पियो ऐश करो, लेकिन बस मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। यह कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे पर जाकर मैंने कहा कि
तुम आज की रात यहाँ सो जाओ, लेकिन कल से तुम आरब को लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाना। मेरे कमरे में रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया था। मुझे रागिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसी खुदगर्ज बहन थी, बहन के सुहाग पर ही नजरें जमाए बैठी थी। मुझे अब उसकी सारी पुरानी हरकतें याद आने लगी थी, यानी वह जो कुछ भी कर रही थी जानबूझकर कर रही थी। जानबूझकर वह मेरे कमरे में आकर मेरे बेड पर लेटी थी और चादर भी उसने सर तक तान रखी थी जिससे कि मैं उसे पहचान ना पाऊं। मोटरसाइकिल पर भी वह मुझसे चिपक कर जानबूझकर बैठी थी। यह सारी बातें याद करके मेरा खून खौल उठा था। मैं सोच चुका था कि मैं इस लड़की को ऐसा मजा दिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। ना जाने उसने भगवान से कैसी प्रार्थना है की थी कि मेरी कोमल को मुझसे छीन लिया। अपनी बहन के ही मरने की दुआएं मांगती थी ताकि मुझे पा सके। मैं जितना रागिनी के बारे में सोच रहा था उतना ही मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे बच्चे की मजबूरी ना होती तो मैं शायद कभी भी उसे ना अपनाता। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें बुरी तरह से लाल और सूजी हुई थी। शायद वो रात भर रोती रही थी। यह देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला था। वह नाश्ता टेबल पर लगा रही थी, साथ ही साथ आरब को भी दूध पिला रही थी। मैंने चुपचाप नाश्ता किया और अपने ऑफिस चला गया। रात को जब मैं वापस आता तो वह तैयार होकर मेरा इंतजार कर रही होती थी, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं करता था। एक बार मैं घर पर आया तो कहने लगी, क्या बात है, आप मुझसे नाराज हैं? लेकिन किस बात पर, मैं क्या किया है? अगर आपके दिल में मेरे लिए इतनी ही नफरत थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? और सिर्फ बच्चे के लिए शादी करनी थी तो मुझे पहले बता देते ताकि मैं अपनी जिंदगी का फैसला ठीक से कर सकती। यह सुनकर मैंने उसे गुस्से से झिझोड़ कर रख दिया था। मैंने अपनी कहर भरी नजरें उसकी आंखों में जमाते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो। अपने मतलब की खातिर तुम अपनी बहन को मरवा सकती हो। यह सुनना था कि उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। कहने लगी है, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। जो शादी की पहली रात तुम अपनी दोस्त से कर रही थी, मुझे अगर मालूम होता कि कोमल तुम्हारी गलत दुआओं की वजह से मर गई है तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करता। मेरी मजबूरी सिर्फ मेरा बच्चा आरब है, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल देता। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी छीन ली। तुम्हें मैं शर्म नहीं आई मुझ पर ऐसी गंदी नजर रखते हुए? मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। वो कहने लगी, आप गलत समझ रहे हैं, यह सरासर आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। वह अब चुप चुप रहने लगी थी। सादे से कपड़े पहने रहती, मुझसे बात भी नहीं करती थी। हाँ, मेरे सारे काम कर दिया करती थी। समय यूं ही गुजरने लगा था और आरब 2 साल का हो चुका था। मैंने उसे प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया था। एक दिन मैं उसे लेकर शॉपिंग के लिए गया था क्योंकि मुझे आरब के कुछ कपड़े खरीदने थे। शॉपिंग मॉल में रागिनी की एक दोस्त मिल गई और वो उसके पास आ गई। कहने लगी, तुम कहाँ गायब हो गई हो? ना फोन पर बात करती हो और ना ही कभी मिलने आती हो। मैंने उन दोनों को बातें करते देखा तो बाहर निकल आया कि उन दोनों के बीच में मेरा क्या काम। मैं दूसरी शॉप पर जाकर आरब के लिए कपड़े देखने लगा। कुछ देर बाद में उसी जगह वापस आया तो वह दोनों अब भी बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कुछ और करीब हुआ मुझे उनकी बातें साफ सुनाई देने लगी थी और जो कुछ भी मैंने सुना था मेरे होश उड़ गए थे। रागिनी की सहेली कह रही थी कि अभी तक मेरे भाई ने तुम्हारी खातिर शादी नहीं की है। तुमने उसे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। रिश्ता तक तय हो चुका था और तुमने अपनी बहन की खातिर और अपने बहन के बच्चे की खातिर मेरे भाई को ठुकरा दिया। तुम्हें क्या मिला इस जिंदगी से? अपना आप देखा है तुमने? लगता ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो। 2 साल गुजर गए हैं। अपना चेहरा देखो कैसे मुरझाकर पीला पड़ गया है। यह कैसी उजाड़ जिंदगी गुजार रही हो। मेरे भाई ने तुमसे मोहब्बत की थी और वादे तो तुमने भी किए थे, लेकिन अपने बहन के बच्चे के खातिर जो कुछ शादी की रात तुमने फोन पर मेरे भाई से कहा था उसे अब भी तुम्हारी उन बातों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में उसने अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी थी। तुमने झूठ बोला था उसे और तुम्हारे झूठ पर उसे विश्वास नहीं था। रागिनी कहने लगी, मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती थी। बचपन से ही उसने मेरे साथ बहुत ही प्यार वाला व्यवहार रखा था। बिल्कुल मुझे छोटी बहन की तरह पालती थी। कभी मुझे किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। मेरी हर जिद पूरी करती थी।
मेरी वजह से मेरी माँ से डांट भी खा लिया करती थी, लेकिन मुझे कभी डांट भी नहीं पड़ने देती थी। जब इतनी प्यारी और मोहब्बत करने वाली बहन थी मेरी, तो मैं कैसे उसके बच्चे को सौतेली माँ के हवाले कर देती। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं अब सारी बात समझ चुका था। शादी की रात जो बात मैंने सुनी थी रागिनी उस लड़के से कह रही थी ताकि वह पीछे हट जाए, और मैं उसे गलत समझ गया था और फिर मैंने सच जानने की भी कोशिश नहीं की। पिछले 2 साल से उसे सजा दे रहा था। मैं रागिनी के पास आया। रागिनी की दोस्त मुझे देखकर दुकान से बाहर चली गई थी। आरब की शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। मैंने रागिनी का हाथ पकड़ा और एक चूड़ियों के स्टॉल तक ले गया। मैंने लाल रंग की चूड़ियां निकलवाई। वह मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने उसके हाथ को थामकर खुद ही उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनाई थी। वह हैरत से मुझे देख रही थी। अब उसकी आंखों में आंसू भी बह रहे थे। मैंने उसे एक खूबसूरत सा गाउन लेकर दिया। घर जाकर मैंने उसे कहा कि रात को यह पहनकर तैयार हो जाना। बहुत सह ली थी उसने तन्हाई। अब मैं उसे उसके हिस्से का हक देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। उसने अभी कुछ नहीं कहा था, बिल्कुल चुप थी। रात को जब मैं कमरे में आया तो आरब सो रहा था। वह खामोशी से बेड पर बैठी थी। तैयार होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। मैंने उसके हाथ में सोने के कंगन पहनाए। उसके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो रागिनी, मैं वाकई गलत था। मुझे तुमसे सच्चाई जाननी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर वह सिसक सिसक रोने लगी। कहने लगी, मेरे दिल में आपके लिए पहले से कोई ऐसे जज्बात नहीं थे और शायद अब भी नहीं है। बेहतर है आप मुझे आरब की माँ ही समझे। वह रोते हुए कह रही थी। यह कहकर वह बेड से उठकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वह नाराज होकर जाती, मैंने खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया, उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। अकेले खुद से लड़ते लड़ते तुम्हारे साथ झगड़ा करते करते थक चुका हूँ। बस यह आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। वह मेरे साथ लगी रोए जा रही थी। मैंने उसे खुद से जुदा किया था, ना उसको रोने से रोका था। मैं चाहता था वह अपने दिल का सारा दर्द आंसुओं के सहारे बाहर निकाल दे। पहली बार वह मुझसे शिकवा कर रही थी, अपने दिल की हर बात कह रही थी और मैं खामोशी से सुन रहा था, क्योंकि आज की रात के बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही थी।